क्या यूपी में तीसरी बार सत्ता में लौटने की बीजेपी की राह पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है? सरकार की नीतियों का बोझ अब विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में बदल रहा है। क्या 30% से 35% विधायकों के टिकट कटने से जनता की नाराजगी खत्म हो जाएगी? क्या सपा की पीडीए राजनीति बीजेपी के जातीय समीकरण को चुनौती दे रही है, या फिर धर्म, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था का कार्ड एक बार फिर पूरा चुनाव पलट देगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चुनावी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दावा किया गया है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे ने पार्टी की ही चिंता को बढ़ा दिया है। अगर यही तस्वीर चुनाव तक बनी रही तो बहुमत की राह आसान नहीं होगी। सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि जनता के मूड, विधायकों के प्रदर्शन और सरकार की नीतियों पर बढ़ती नाराजगी का भी है। कहा जाता है कि चुनाव में हवा नहीं, माहौल जीतता है और माहौल जनता बनाती है। तो क्या यूपी में बीजेपी के लिए वही माहौल बदल रहा है, या फिर चुनाव आते आते पूरा सियासी खेल ही बदल जाएगा? अगर इस सर्वे के दावों को आधार माने तो बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि अपनी सरकार और अपने विधायक भी हैं। रिपोर्ट कहती है कि पार्टी को 52 से 67 सीटों तक का नुकसान हो सकता है, यानी बीजेपी 190 से 205 सीटों तक सिमट सकती है। ये आंकड़ा बहुमत की दहलीज के बेहद करीब है, लेकिन उससे नीचे भी जा सकता है। देखिए, आज की डेट में नल हो, नील हो, कोल हो, भील हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, किसके लिए इस सरकार ने काम किया? किसी के लिए इस सरकार ने काम नहीं किया। सबके हक छीने हैं, सबके रोजगार के अवसर छीने हैं, सबके आरक्षण के अवसर छीने हैं, सबके पढ़ाई के अवसर छीने हैं। आज की डेट में ये सरकार किसी की भी नहीं है। दलितों को इस सरकार में पेशाब चटवाया जाता है। महिलाओं के प्रति अपराध में ये सरकार नंबर 1 एनसीआरबी के आंकड़ों में रहती है। दलितों के प्रति अपराध में सरकार नंबर 1 आंकड़ों में रहती है। हाँ, ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेना जानती है और सरकार बनाना जानती है। सर्वे के मुताबिक जनता की नाराजगी 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला सरकार की कुछ नीतियों को लेकर, दूसरा स्थानीय विधायकों के कामकाज को लेकर है। यानी दिल्ली और लखनऊ की सरकार की छवि एक तरफ है, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में विधायक की स्वीकार्यता दूसरी तरफ। यूजीसी नियमों पर विवाद, नीट पेपर लीक, E20 एथनॉल नीति, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला और थाना तहसील स्तर पर सुनवाई जैसी शिकायतें इस सर्वे में सामने आने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ कई विधायकों पर क्षेत्र से गायब रहने, विकास कार्यों में सुस्ती और स्थानीय विवादों से जुड़ने जैसे आरोप भी बताए गए हैं। यहीं से बीजेपी की असली परीक्षा की शुरुआत होती है। सर्वे की सलाह है कि 30 से 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए जाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या टिकट काटना इलाज है या बीमारी की पहचान भर है? हम तो आंखों से देखे की बात कर रहे हैं। सर्वे कुछ भी कराते रहे, कुछ भी इनका सर्वे होता रहे, लेकिन जनता में इनकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। इतिहास गवाह है कि 2022 में भी बीजेपी ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार बदले थे। बावजूद इसके पार्टी की सीटें 312 से घटकर 255 पर आ गई थी। यानी चेहरा बदलना हमेशा नतीजा बदलने की गारंटी नहीं होता। अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की रणनीति है, अगर 2024 के लोकसभा चुनावों की तरह पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण मजबूत हुआ तो मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो सकता है। वहीं अगर चुनाव का नैरेटिव धर्म, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था पर केंद्रित रहा तो बीजेपी को राजनीतिक बढ़त मिलने की संभावना बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार जिस वादों के साथ आई थी, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, हमने उस वादे को कितना साकार किया है, जनता इसका परीक्षण करे। जनता पिछले 10 वर्षों में सपा बसपा की सरकारों के साथ हमारी तुलना करके देखे कि कैसे सपा बसपा की सरकारों में क्या हाल था और उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में क्या बदलाव आया है। हम विकास के मुद्दे पर, सरकार के परफॉर्मेंस के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जनता विकास के मुद्दे पर फिर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार भारी बहुमत की सरकार बनाएगी। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग से अपना फीडबैक सर्वे करवा रहे हैं। यानी संगठन और सरकार दोनों अपने अपने स्तर पर जनता का मूड टटोल रही हैं। चुनाव सिर्फ आंकड़ों से नहीं, आखिरी 6 महीनों के माहौल से जीते जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी कई हलचल बाकी हैं। टिकट बटेंगे, नए चेहरे आएंगे, नए मुद्दे भी उठेंगे और नए नैरेटिव भी सेट होंगे। तो ऐसे में अगर इस आंतरिक सर्वे के दावे को सही मान लिया जाए
तो बीजेपी के लिए ये एक चेतावनी है कि सिर्फ विपक्ष से लड़ना ही काफी नहीं, बल्कि जनता के भरोसे पर उतरना भी बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं बिहार के एक ऐसे मंत्री की जो बिना चुनाव के, बिना किसी सदन का सदस्य बने सरकार में मंत्री पद की मलाई काट रहे हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इनका नाम है दीपक प्रकाश। इनकी पहचान है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र। पद बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री। संविधान कहता है कि अगर आप विधायक या विधान पार्षद नहीं हैं तो आप सिर्फ 6 महीने के लिए ही मंत्री पद पर रह सकते हैं। लेकिन दीपक प्रकाश तो संविधान के नियमों को अपनी जेब में रखकर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब सम्राट चौधरी सरकार से पूछा कि ये बिना सदन के मंत्री की कुर्सी पर अब तक कैसे चिपके हैं, तो बिहार सरकार के पसीने ही छूट गए। अब जरा इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को समझिए कि कैसे नियमों के साथ आंख मिचौली खेली गई। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार की सरकार में दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने। तब वो ना तो विधानसभा में थे और ना ही विधान परिषद का हिस्सा थे। 6 महीने की मियाद खत्म होने वाली थी। 20 मई 2026 को उनका टाइम आउट होने वाला था, लेकिन ठीक उससे पहले ही 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार की सरकार गिर गई और फिर 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। और सरकार बनते ही क्या हुआ, दीपक प्रकाश को एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। गजब का दिमाग लगाया गया। सोचा कि सरकार बदल गई तो 6 महीने का मीटर भी फिर से रीसेट हो गया, यानी उसकी फिर से शून्य से शुरुआत होगी। कानून को इतना कच्चा समझ लिया कि जब चाहा अपना नया मीटर चालू कर दिया। अगर यही फॉर्मूला चलने लगा तो कोई भी सरकार हर 5 महीने में इस्तीफा देकर पुनर्गठन करेगी और बिना चुनाव जीते अपने चहेतों को जिंदगी भर मंत्री पद पर बनाए रखेगी। क्या संविधान बनाने वालों ने इसलिए ये नियम बनाया था? मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जब इस मामले को सुना तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये पूरी तरह से कानून का सवाल है। राज्य सरकार को यह समझना होगा कि बिना निर्वाचित हुए कोई व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा मंत्री पद पर कैसे रह सकता है। कोर्ट की इस टिप्पणी ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। अब सम्राट सरकार कानून के शिकंजे में फंस तो गई है, लेकिन उनको कोई जवाब देते नहीं बन रहा। चलिए एक पल के लिए ये मान भी लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई चमत्कार हो जाए और दीपक प्रकाश की नियुक्ति रद्द ना हो, तब भी इस गणित को पूरा समझ लेते हैं। 7 मई 2026 को उन्होंने दोबारा मंत्री पद की शपथ ली। नियमों के मुताबिक 6 नवंबर 2026 से पहले उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा, यानी अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। बिहार में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की कुछ सीटें खाली हो भी रही हैं, तो उनके चुनाव और शपथ की तारीख 16 नवंबर के बाद ही आएगी। मतलब 6 नवंबर से पहले दीपक को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सब कुछ जानते बूझते भी उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे से इस्तीफा आखिर क्यों नहीं दिलवा रहे? सब कुछ जानते हुए भी कुर्सी का ये मोह कैसा है? क्या सत्ता का नशा ऐसा होता है कि इंसान को संविधान और मर्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देती? क्या बिहार की जनता का कोई मूल्य नहीं है, या फिर कोई भी आए और बिना जनादेश के मंत्री पद पर बैठ जाए? अगली सुनवाई 4 अगस्त को है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 अगस्त को बिहार सरकार कोर्ट में क्या दलील देती है, या फिर उससे पहले ही मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। चौतरफा घिरी मोदी सरकार, केजरीवाल ने धोया बहती गंगा में हाथ, चीन का सूरज बनाम छात्रों पर FIR। मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। नीट पेपर लीक के बवंडर में घिरकर आखिरकार मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ा। उधर अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक राम मंदिर चंदा चोरी का विवाद सरकार के गले की ऐसी फांस बना हुआ है जो ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। ऐसे में सरकार पहले से ही बैकफुट पर हाँफ रही थी, तो इस बहती गंगा में हाथ धोने
कूद पड़े हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने ऐसा नहले पर दहला मारा है कि सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। केजरीवाल ने सीधा चीन का उदाहरण सामने रख दिया। उन्होंने कहा, एक तरफ पड़ोसी देश चीन है जो 2030 तक आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम सूरज बनाने में जुटा हुआ है। असीमित और स्वच्छ ऊर्जा का उसका मास्टर प्लान है जो दुनिया को चौंधिया देगा। और दूसरी तरफ हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है? हमारे प्रधानमंत्री उन छोटे छोटे बच्चों पर FIR दर्ज कराने में व्यस्त हैं जिन्हें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई। एक तरफ चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री उन छोटे छोटे बच्चों पे FIR कराने में व्यस्त हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे कोई मजाक उड़ा दिया। जिन बच्चों ने प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी FIR कराने में लगे हुए हैं। आज हमारे देश को एक दूरदर्शी और बड़ी सोच वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है। क्या यही है वो मोदी का विजन जो भारत को 2047 में विकसित बनाएगा? क्या इसी तरह से भारत अब दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और अभी तो आपने सिक्के का एक ही पहलू देखा है। चलिए आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। चीन से तकनीक के मामले में तो हम पिछड़ ही रहे हैं, हम तो अपने नागरिकों को बुनियादी सहूलियतें भी नहीं दे पा रहे। एक मामूली सी बारिश में हमारे शहर समंदर बन जाते हैं, करोड़ों के पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं और सड़कों पर कूड़े के पहाड़ हमारा स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का पूरा ध्यान कहां है? विपक्षी नेताओं की खरीद फरोख्त में, पार्टियों को तोड़ने पर और पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने पर, क्योंकि इसके पीछे सरकार का एक खास मिशन छुपा है और वो मिशन है सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहना। अब सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल वाकई देश की चिंता में बोल रहे हैं या फिर जब देखा कि सरकार चौतरफा घिरी हुई है तो बहती गंगा में हाथ धोकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए मैदान में उतर गए। केजरीवाल जैसे लोग ये देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि भारत की इमेज हमेशा एक गरीब राष्ट्र के रूप में रहे, विपन्न राष्ट्र के रूप में रहे। आज पाश्चात्य संस्कृति के वाले देशों के सामने कटोरे के रूप में हाथ फैलाते हुए भीख मांगते हुए दिखाई पड़े। आज देश सशक्त हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, संपन्न हो रहा है, स्वाभिमान से युक्त हो रहा है और इसीलिए देश आज विकसित भारत की बात कर रहा है। ये बातें अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आ रही। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल तो एकदम पते का है। अगर देश का नेतृत्व छोटी सोच में उलझा रहेगा तो बड़े सपने कौन देखेगा? क्या बच्चों पर मुकदमे ठोककर हम चीन का मुकाबला कर पाएंगे? क्या देश को बड़ी सोच वाला दूरदर्शी प्रधानमंत्री चाहिए या फिर विरोधियों से बदला लेने वाली सरकार? क्या 2030 में हम चीन के कृत्रिम सूरज को देखते रह जाएंगे या हम खुद भी कुछ बड़ा करके दिखा पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।